तह गहराइयों से आप सबका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और आज चूँकि चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने आपसे मुखातिब होना है, मैं एक आध मिनट में, वैसे तो वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, उनका तारफ़ करवाना मैं नहीं समझता कि किसी भी लिहाज से मुनासिब होगा, लेकिन चूँकि अपनी खुशी का इजहार करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान की तरफ से ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चौधरी साहब के खिताब से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करने से पहले, आप सब हज़रात को इल्म है कि चौधरी साहब इस सूबे के 2 दफ़ा गवर्नर रहे। बतौर गवर्नर वो उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी बेहतरीन तरीके से, खुश उसलूबी से उन्होंने वो फ़राइज़ जो हैं वो निभाए हैं। और बहैसियत गवर्नर वो दोनों दफ़ा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स भी रहे। और उनकी गवर्नरशिप के दौरान मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि जिस खत्ते से हूँ वहाँ पर भी एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है और बाकी भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में समझता हूँ कि हम इनके तजर्बे से और इनकी मेहनत से वो तमाम इदारे जो हैं वो भी मुस्तफीद होते रहे हैं। तो ये सरवर साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर रहे हैं, बहैसियत सेनेटर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी इंतहाई खुश उसलूबी से निभाई है और बिल्कुल एक स्पॉटलेस कैरियर के तौर पर और एक स्पॉटलेस माजी के तौर पर ये सेनेट को भी इन्होंने खैरबाद का, इन्होंने गवर्नरशिप को भी खैरबाद का। और यहाँ पर मैं चूँकि पहले भूल गया था, माजरत चाहता हूँ, हमारी बहन बेगम चौधरी सरवर साहबा आज तशरीफ लाई हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका खुशामदीद भी कहते हैं और अपनी खुशी का भी इजहार करते हैं। और इसके बाद चौधरी सरवर साहब, मैं एक आधा मिनट और दूंगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहे 1997 से लेकर 2010 तक और चेयरमैन रहे ये स्कॉटिश अफेयर्स सेलेक्ट के भी, और वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते रहे हैं। इसके अलावा ग्रैंड इंटरनेशनल क्लब है प्राइवेट लिमिटेड, उसके मेंबर, उसके चेयरमैन रहे। और जो सबसे बड़ी खसूसियत है, मैं समझता हूँ, जो इंसान की बख्शिश, इंसान की आखिरत को संवारती है, बख्शिश का बायस बनती है, वो है इनके 2 चैरिटी प्रोग्राम्स जो इन्होंने सरवर फाउंडेशन के तहत किए हैं और मेराज खालिद वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ये अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे और ये करें। और इसके अलावा एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, मुखय्यर हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन है। 2013 में ये पाकिस्तान में इन्होंने मूव किया था बैक फ्रॉम इंग्लैंड और उस वक्त से लेकर आज तक ये सियासत में मसरूफ़ हैं। हमारी ये खुशकिस्मती है, हमारे लिए खुशी की बात है कि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चुना और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहते हुए ये अपनी तमाम तर तजर्बे को और जिस मेहनत और जांपिशानी से चौधरी साहब काम करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम कारकुन वो इससे न सिर्फ इस्तिफादा हासिल करेंगे, उनकी इंकरेजमेंट होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरक्की में चौधरी सरवर साहब एक अहम किरदार अदा करेंगे। मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करता और इनके पास एक चीज़ मैं भूल गया, चौधरी सरवर साहब को एक ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने जुलाई 10, 2014 में। ये एक आखिरी फिक्रा था, ये मैं चूँकि मैं अपनी वो शुरू कर दिया, तो बगैर किसी ताक़ीद के मैं चौधरी सरवर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने प्रेस के दोस्तों से ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तारक बशीर चीमा साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सालक हुसैन साहब, शाफे हुसैन साहब और मुस्लिम लीग के तमाम ओहदेदारान,
اور خصوصاً مسلم لیگ کے کارکنان اور میرے بھائیوں، دوستوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں چودھری شجاعت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، طارق بشیر چیمہ صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے پاکستان مسلم لیگ میں آنے کی دعوت دی، اور میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ برطانیہ میں اور پاکستان میں اس بات پہ مشاورت کی کہ میں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ہر شخص جس سے میں نے بات کی، انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ چودھری شجاعت صاحب ایک کریڈیبل آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ایک رول ریکنسیلیشن کا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا رول جو ہے انہوں نے ہمیشہ ادا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ سیاسی جو ڈفرنسز ہیں وہ دشمنی میں بدل چکے ہیں، اور پاکستان کی فضا میں بدقسمتی سے سیاستدان ملک کے ان مشکل ترین حالات کے باوجود اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی، میری پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آئیے ہم نفرتوں کو ختم کریں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہم نے اکٹھے مل کر کام کرنا ہے، اور جو فیصلہ ہے اس بات کا کہ کس نے اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے وہ عوام کا فیصلہ ہے، اور عوام فیصلہ کریں، لیکن ہم کم از کم سیاستدان ان مشکل تاریخ کے مشکل ترین حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اکٹھے جو ہیں وہ ضرور۔ جب میں پاکستان آیا تھا تو میری ایک خواہش تھی کہ میں جس طریقے سے برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں، جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں، مشاورت کے ساتھ چلتی ہیں، اور ان سب کی جو فوقیت ہے وہ پارٹی کے کارکنوں کو ہوتا ہے، پارٹی کی ممبرشپ کو ہوتا ہے۔ جس ملک میں میں نے سیاست کی ہے وہاں کا پرائم منسٹر یا وہاں کا جو پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ کسی کونسلر کا ٹکٹ بھی نہیں دے سکتا۔ کونسلر کو جو ٹکٹ ملتا ہے پارٹی کا، ایم پی اے کو جو پارٹی کا ٹکٹ ملتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ کو جو پارٹی کا ٹکٹ دیتا ہے، وہ اس علاقے کے جو پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے ہمارا ایم این اے بننا ہے، کس نے ہمارا ایم پی اے بننا ہے۔ تو پاکستان میں یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے کارکن ہیں، میں تمام سیاسی پارٹی کے کارکنوں کی بات کرتا ہوں کہ ان کا کام نعرے لگانا، دریاں بچھانا، جیلوں میں جانا، مارے کھانا اور لیڈرز کو پروٹیکشن دینا ہوتا ہے، اور جب پارٹیاں اقتدار میں آتی ہیں تو کارکنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان بیچاروں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن میں مسلم لیگ کے کارکنوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری آپ سے محبت اور پیار وہی ہوگا جو میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ ہماری پارٹی جو ہے، ہمارا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فوقیت رکھے گا۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ برطانیہ میں، امریکہ میں انسٹیٹیوشن بنتے ہیں، پاکستان میں نہیں بنتے۔ میں 3 انسٹیٹیوشن بنانے میں ڈائریکٹلی انگیج رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریسکیو 1122، اور مجھے یاد ہے کہ اس ناشتے پہ چودھری شجاعت صاحب بھی موجود تھے،
اس وقت پرویز الہی صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے جب سے ایمبولینس سروس کو ہسپتالوں سے علیحدہ کیا ہے اور ایمبولینس سروس وہاں پر چلائی ہے تو وہاں ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو گئے ہیں، تو آپ یہاں پر ایک ایمبولینس سروس شروع کریں، ان کی ساری ٹریننگ، ان کا خرچہ سارا جو ہے وہ گلاسگو سٹی کونسل جو ہے وہ افورڈ کرے گی، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب ریسکیو 1122 جو ہے وہ پنجاب کی سب سے پاپولر اور کریڈیبل آرگنائزیشن ہے، اس لیے کہ جب آپ انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں تو پھر وہ انسٹیٹیوشن جو ہیں آنے والی حکومتیں بھی ان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا ایشو تھا، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے تھے، ان کی مشکلات تھی، تو ان کے لیے ہم نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنایا۔ اگرچہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں کے، اوورسیز پاکستانیوں کے ہمارے سارے مسائل بدقسمتی سے حل نہیں ہوئے، لیکن اس سے لوگوں کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ضرور بنا ہے، اور وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس وقت بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو آپ سب کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا، جب میں گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی سال میں $30 بلین پاکستان کو بھیجتے ہیں، اور یہ بنتا ہے $2.5 بلین ایک مہینے کا، اور ہم نے آئی ایم ایف سے لینا ہے $2 ملین سال کا، صرف 3 سالوں کے لیے، اور ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط اپنے ملک کی ہر چیز لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، جو میں سکسیسر گورنرز کو کہتا ہوں، کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پروٹیکشن دے دیں، ہم ان کو یہاں پر قبضہ مافیا سے نجات دلا دیں، تو جو ہماری ریمیٹنسز جو ہیں $30 بلین ہیں وہ 3 سالوں میں ڈبل ہو سکتی ہیں۔ تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی جد و جہد کرے گی، اور انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں ان کو ریپرزنٹیشن جو ہے، جس طریقے سے منارٹیز کو ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے، جس طریقے سے خواتین کو ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بھی ریپرزنٹیشن جو ہے دینی چاہیے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت بڑا مقصد جو ہے اس میں حاصل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ قائد اعظم نے یہ پارٹی بنائی تھی، اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ آئی ول یوز ایوری آؤنس آف مائی انرجی، مائی طاقت، میری قوت، میری ویژن، میری ڈٹرمنیشن اس جماعت کو فعال بنانے میں، اور اس جماعت کو وہ جماعت بنانے میں، اس ملک کو وہ ملک بنانے میں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ پنجاب کی مجبوری ہے، ضروری ہے، پنجاب کی مجبوری ہے، ضروری ہے، پنجاب کی مجبوری ہے، ضروری ہے۔ تو میں اپنی میں پاکستان میں ہمارے تمام جو طبقات ہیں، چاہے مزدور ہیں، چاہے کسان ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے ٹریڈرز ہیں، ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہماری پارٹی کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام دیں گے، ہم صرف وعدے نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر ریسورسز دیے ہیں، جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں، اگر ہم اس ملک میں گڈ گورننس دے دیں اور اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے اس کو پورا ریئلائز کر لیں، تو ہمارا ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے، ہمارے ملک سے غربت ختم ہو سکتی ہے، ہمارے ملک میں جو لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں، جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ہیلتھ کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے گریبان میں جان کر یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، وہ
पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, क्या हमने उस ख्वाब को पूरा किया है? क्या हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे हैं? तो मैं आज कुछ कोट जो हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो आपके सामने पेश करूंगा कि जो आज हमारी मुल्क में नासूर बने हुए हैं। सबसे पहला कोट जो उनका है वो ब्लैक मार्केटिंग के बारे में है। कायदे आज़म फरमाते हैं कि चोर बाजारी मुआशरे के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म है। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले बाखबर, चालाक और बज़ाहिर जिम्मेदार नजर आने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को इंतहाई सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग खुराक और दीगर शायद ज़रूरत की निगरानी और तकसीम के निज़ाम को बिगाड़ते हैं और आम लोगों में फाका कशी और अमवात का बायस बनते हैं। तो आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में अगर मैन्युफैक्चरर से या एग्रीकल्चर से या ज़राअत पेशा से अगर 100 रुपए की चीज़ कास्ट करती है तो जो कंज्यूमर है उसको 130 रुपए में मिल जाती है, 140 रुपए में मिल जाती है। लेकिन आप यहाँ पर वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, ड्राई फ्रूट ले लें, जिस गंदम ले लें, कॉटन ले लें, जिस निर्ख पे जिम्मेदार बेचता है उससे 5 गुना 6 गुना ज्यादा निर्ख पे ये मार्केट में बेचती है। तो ये सारा एहसास जो है या प्राइस हाइक जो है, ये जो स्टॉकिस्ट हैं जो मनी को स्टॉक करके ज्यादा कीमत पे बेचते हैं उनकी वजह होता है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी जिम्मेदार हुकूमत को कायदे आज़म के इस असूल पे कार फरमा होना चाहिए। और दूसरी बात मिनॉरिटीज के हवाले से मैं कहना चाहता हूं, और मैं अपनी तमाम मिनॉरिटीज को ये मैसेज देना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है मिनॉरिटीज के हकूक के लिए जद्दोजहद करेगी। वो हकूक जो कायदे आज़म ने फरमाए थे। कायदे आज़म फरमाते हैं कि तमाम अक़लियतों का खा उनका ताल्लुक किसी भी मजहब, फिरके या ग्रोह से हो, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उनका दीन व मजहब कतई तौर पर महफूज होगा। उन्हें इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी होगी और उसमें किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। उनके मजहब, अकायद, जान-ओ-माल और तहजीब व तमद्दुन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वो हर तरह से पाकिस्तान के शहरी होंगे जिनके साथ दीन या जिल्लत बात की बुनियाद, दीन या ज़ात की बुनियाद पर किसी किस्म का इम्तियाजी रवाज नहीं रखा जाएगा। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बिहाफ पे ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे मिनॉरिटीज की, चाहे वो मरकज की तंजीमें हों, सूबे की तंजीमें हों, जिला की तंजीमें हों, मिनॉरिटीज कम्युनिटी जो है हमारी पार्टी का हिस्सा होंगी और हम उनको भरपूर नुमाइंदगी देंगे। आजकल चूंकि सहाफत के बारे में, सहाफत मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मुश्किल पेशा है। सहाफी ने जो भी बात करनी होती है, अगर मेरे हक में नहीं करता तो मैं अटैक करता हूं कि वो मेरी बायस है मेरे खिलाफ। मैं समझता हूं कि सहाफियों के हकूक के लिए जद्दोजहद करना हमारा हक है और कायदे आज़म ने इस बारे में फरमाया है कि उन सहाफियों की हिफाजत करें जो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, जो खुलकर आज़ादी और ईमानदारी के साथ हुकूमत पर तनकीद के जरिए अवाम और हुकूमत दोनों की खिदमत कर रहे हैं। तनकीद तो हुकूमत की तालीम व इस्लाह का जरिया होती है। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम सहाफियों के कोई भी ज्यादती करेगा, हम अपनी सहाफी बरादरी के साथ शाना बिशाना इंशाअल्लाह खड़े होंगे। उसके बाद हमारी पार्टी ख्वातीन के हकूक के लिए भी भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह, मैं समझता हूं कि हम 75 सालों में अपनी बहनों को, बेटियों को सही हकूक जो हैं वो नहीं दे सके हैं और ये कायदे आज़म ने जो फरमाया उस पर हम अमल करेंगे। उस वक्त तक कोई कौम भी अजमत की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकती जब तक इस कौम की ख्वातीन मर्दों के शाना बिशाना खड़ी ना हो। हम लोग नहायत मजमूम रसूम व रवाज का शिकार हैं। ये इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है कि हमारी ख्वातीन कैदियों की तरह घर की चार दीवारी में बंद रहें। मेरा ये मुद्दा नहीं है कि हम मगरबी जिंदगी के नापसंदीदा पहलुओं की भी नकाली करें। आइए इस्लाम के मेयारात और तसव्वुरात के मुताबिक ख्वातीन का मुकाम बुलंद करने की कोशिश करें।
जिन काबिल मजम्मत हालात में हमारी ख्वातीन को ज़िंदगी गुजारना पड़ती है, आपको चाहिए कि हर शोबा ज़िंदगी में ख्वातीन को अपना रफ़ीक कार बनाकर साथ रखें। मगरबी माशरे की बदनमानियों से बचते हुए ऐसे किया जा सकता है। तो एक मैं ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से ज़रूर कहूँगा कि कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था कि भाई आप हमारे रूलर नहीं हैं, आप हमारे मास्टर नहीं हैं, आप एरोगेंस जो है, इंप्रेशन ऑफ एरोगेंस जो है वो ना रखें। लेकिन बदकिस्मती से हमें कहना चाहते हूँ कि कायदे-ए-आज़म ने जो फरमाया था, हमने उनके किसी भी, चाहे वो यूनिटी फेथ डिसिप्लिन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स को मशवरा है, उनके मशवरों पे, उनके असूलों पे हमने अमल नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम बहुत बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। तो आखिरी बात मैं स्टूडेंट्स के बारे में जो उन्होंने फरमाया था, ये बहुत ज़रूरी है कि ये नौजवान हमारा फ्यूचर हैं और इन्हीं से हमें जो उम्मीद की किरण जो है वो नजर आती है। ये लाजमी है कि आप कोशिश करके इस निज़ाम कार को समझें। अगर आप किसी हुकूमत वक़्त की कारकर्दगी से हद दर्जा गैर मुतमिन हैं तो इसे गद्दी से उतारना और दूसरी हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाना आइन के मुताबिक आप ही के हाथ में है। अगर आप खुद को किसी एक सियासी जमात या दूसरी पार्टी का आलाकार बनाएंगे तो इससे मुल्क को नुकसानात हो सकते हैं। आपका बुनियादी मशगला होना चाहिए कि आपके साथ इंसाफ करो, अपने आप के साथ, वालदैन के साथ इंसाफ करो, रियासत के साथ इंसाफ करो और अपनी तवज्जो जो है वो पढ़ाई पे दो। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हम जो है जो चीज़ें हैं, सबसे हमारा मसला इस वक्त हर शख्स ये कहता है कि रीपेमेंट ऑफ डेट है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 90 डेज में मेरा ओहदा संभालने के बाद मेरी पार्टी जो है रीपेमेंट डेट का ऐसा प्लान देगी जो कि वर्केबल भी होगा और इंशाअल्लाह हम 5 सालों में इस मुल्क का डेट जो है इंशाअल्लाह उसको अदा कर सकेंगे। हम प्रैक्टिकल आपको प्रपोजल जो है वो देंगे। उसके अलावा हमारा एनर्जी का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए कि एनर्जी की जब कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। इंडस्ट्री के लिए मसाइल होते हैं, लोगों के लिए मसाइल होते हैं। तो इंशाअल्लाह एनर्जी पे, इकॉनमी पे, एग्रीकल्चर में समझता हूं कि पूरी दुनिया आप देख लें कि जब मैं पहली दफ़ा गवर्नर बना था तो उस वक्त $13 मिलियन की जो है 13 बिलियन बेल हमारी होती थी और अब बदकिस्मती से वो कम होकर 5 मिलियन बेल आ गई। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम ठगों से, नौसरबाजों से और जो 2 नंबर दवाइयां हैं, जो 9 नंबर सीड है, क्वालिटी नहीं है, मियार, अगर हम उसको मसला हल कर लें तो हम अपनी जो 4 गुना हम अपनी कॉटन की इंडस्ट्री जो है ग्रोथ है उसमें पैदा कर सकते हैं। तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैं 2021 में गया था कैलिफोर्निया और वहाँ की जो कैलिफोर्निया स्टेट है अब पंजाब की ऑफिशियली सिस्टर प्रोविंस डिक्लेयर हो गया है, सिस्टर। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वहाँ पर हम एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, पुलिस रिफॉर्म्स में, आईटी में इंशाल्लाह हम जो है ऐसा काम करेंगे जिससे पंजाब को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसके अलावा हम एजुकेशन में, हेल्थ में, और सबसे अहम बात जो है हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, जो इन्वेस्टिगेशन देखें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, तो जिस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो तो पैसे लेकर 302 किसी पर गलत बंदों पे लगा देती है, वो पैसे लेकर 300 दे के मुल्ज़िम को छुड़ा देती है। तो हमें पुलिस रिफॉर्म जो है लानी होगी अगर इस मुल्क में हमने इंसाफ का निज़ाम आयल करना है। उसके बाद हमारे मुल्क में प्रोसिक्यूशन नाम की चीज नहीं है। अगर जिस किसी का बंदा कत्ल हो जाता है, जिसके घर डाका पड़ जाता है, जिस औरत के साथ ज्यादती हो जाती है, जुल्म होता है, बच्चे अब्यूज हो जाते हैं, तो वो बेचारे इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरे खाते फिरते हैं। भाई यूरोप में ऐसा नहीं होता। अगर जुर्म होता है तो वो स्टेट परस्यू करती है, प्रोसिक्यूशन परस्यू करती है, घर वाले घर बैठते आराम से और स्टेट उनको इंसाफ दिलाती है। तो इंशाअल्लाह हम प्रोसिक्यूशन में भी, पुलिस में भी रिफॉर्म लेके आएंगे और जुडिशरी में भी रिफॉर्म बड़ी जरूरत है।
जुडिशरी बारे भी मैं ये बात बड़ी हैवी हार्ट ये कहूंगा कि भाई बात यह है कि आपने इंसाफ देना है, तो आप पिछले 40-70 सालों में 10-10 केस था लोगों के जो है वो हल नहीं कर सके। आप इंसाफ लोगों को दें, लेकिन आप चाहते हैं कि मुल्क सारा आप ठीक कर लेंगे। भाई पहले अपने आप को अपना धारा अटक करो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में हर महकमा अपना महकमा नहीं होता ठीक, कहता दूसरे को ठीक करना। भाई अपने अपने महकमे को दुरुस्त करो, अपने अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करो। ये सब जितने भी अदारे हैं हमें, मैं समझता हूं कि उन्हें अपने इख्तियार में रह के काम करना चाहिए। जुडिशरी तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की रिमिटेंसेस बढ़ जाती हैं। एग्रीकल्चर में आईटी देख लें, आईटी में सिर्फ आज बच्चों को 3 महीने का कोर्स करा दें तो वो डॉलर कमाने लग जाता है। इंडिया की आईटी की आमदनी $200 बिलियन है और हम $1.5 बिलियन पे हैं, वो भी $20 बिलियन पे लेके ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से मुझ में एनर्जी भी है, विजन भी है, सोच भी है, कमिटमेंट भी है, पैशन भी है। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बेहतरीन, पावरफुल, जिसमें राज करेगी हमारी कारकुन, राज करेंगे हमारे कारकुन, हमारी पार्टी में राज हमारे कारकुनों का होगा। इंशाअल्लाह इसको जमात बनाएंगे और पूरा मंशूर देंगे। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अब, जब मैंने पहली दफा रिजाइन किया था तो मैंने ये जुमला कहा था कि पाकिस्तान में सच का कहत है। तो अब तो कहत नहीं, अब तो मेरा ख्याल है सच मर्डर हो गया है। कोई बात होती है अवाम तक हकीकत आती नहीं आती। सोशल मीडिया कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ रहा है। मसलन परसों का वाकया है, हुकूमत ये कह रही है कि वो बंदा जो है एक्सीडेंट में जख्मी होके उसकी मौत वाकया हुई है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसके लवाहिकीन को जो है वो सब्र दे। और जो अपोजिशन पार्टी है वो कहती है ये तो पुलिस टार्चर की वजह से हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमें इंसाफ के असूलों को अपनाना चाहिए और मैं ये मुतालबा करता हूं पंजाब हुकूमत से कि वो अदालती कमीशन बनाएं ताकि लोगों को हकायक जो है मालूम हो सके। लोग हकायक जानना चाहते हैं, तो हकायक जानने के लिए जरूरी है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए ताकि हमें हकायक का पता चल सके कि कौन इसमें झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत ही मशकूर हूं। अब चौधरी सरवर, चौधरी सरवर, चौधरी सरवर, चौधरी सरवर तेरे जानसार। थोड़ा सा ना, थोड़ी सी ये चलो ठीक हो जी शुक्रिया सर, जरूर। अभी आपने गोना साहब की जो बातें सुनी, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, पता चलता है कि वो दिल से सारी चीज़ें यहाँ आई, उन्होंने यहाँ पर हमारे कारकुनों के सामने चीज़ें चल रहे हैं। अब कारकुनों बस है वो इसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पर 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं बाद में अगले में जिक्र करूँगा। ओवरसीज खास तौर पर मैं अभी भी याद आ रहा है, मैंने 1 साल हो चुका है जो चीज़ें और सी ऐसी जो आप सामने आएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि इतना बड़ा काम किया है। लेकिन मैं 2 प्राइम मिनिस्टरों को ये चीज़ दे चुका हूँ, दोनों ने पूछा कि बाकी ठीक है, बस ठीक है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर गोना साहब का और इनकी
क्वेश्चन आंसर से पहले इफ यू वांट दिस वो करने उसके बाद क्वेश्चन आंसर से। जी, मैं जो दोस्त आज हमारे साथ माशाल्लाह शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, बहुत मुख्तसर मैं उनका जरूर करना चाहूँगा। अंसर फारूक चौधरी साहब, इनका तल्लक सियालकोट से है। ये 2004 से पीटीए में थे, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में सीनियर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे। कोरोना के दौरान माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त काम किया। जो हमने टेली मेडिसिन सेंटर बनाया था उसके ये चीफ कोऑर्डिनेटर थे। आसिफ बाजवा साहब, आपको मालूम है कि हमारे फॉर्मर ओलंपियन वर्ल्ड चैंपियन हैं और प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैं और फॉर्मर पीटीआई मेंबर कंटेस्टेड इलेक्शन फ्रॉम पसरूर इन 1974। अजहर इकबाल साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा था और ये एक सियासी खानदान है। राना मुजाहिद साहब, ये भी अपने ओलंपियन प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। तो आज हमारे साथ माशाल्लाह हॉकी के 2 जो है वर्ल्ड चैंपियन जो है हमारे साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इनके लिए हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। राशिद रियाज साहब, ये हमारे टाइगर फोर्स पाकिस्तान के पीटीए के प्रेसिडेंट थे और अब साबिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग हैं। मियाँ वहीद अहमद साहब, शादरा में इनका बहुत बड़ा नाम है और ये मेरे कोऑर्डिनेटर थे और एक्स जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब पीटीए हैं। और नौरीन फारूक, ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मेरा ख्याल है 1999 से पीटीआई का हिस्सा है। हमारे साथ तैयब साहब हैं जो कि हमारे आईटीएफ के साउथ पंजाब के लीडर हैं और बहुत माशाल्लाह एक्टिव हैं। सरदार सैफुल्ला खान साहब बलोचिस्तान से हैं, मैं इनका बहुत ही मशहूर हूँ कि यहाँ पर ये तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने ऐलान किया है कि तमाम जिनकी रिंद फैमिली है इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करेगी। सबाहत रफ़ी, ये प्रेसिडेंट एंड सीईओ लम्प्रो मेलन है। ग्लोबल वुमेन ऑफ द ईयर 2016-17 है। प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी फॉर इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू पाकिस्तान। जीशान राजा, ये हमारी जो 101 वुमेन जो बेस्ट हमारी हैं सीईओ, उनकी ये चेयरपर्सन हैं। और मैं आपको सबाहत और जीशान राजा के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं 5.5 साल गवर्नर पंजाब रहा हूँ, लेकिन जो फंक्शन सबाहत ने और जीशान राजा ने वहाँ पर अरेंज किया है उतना ऑर्गेनाइज फंक्शन मर्द कभी नहीं अरेंज करता। वेल जी। तो हमारे साथ उनेजा एहसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारी साबका एमएनए हैं। और हमारे यूथ के मैं समझता हूँ कि वसीम बारी साहब जो हैं माशाल्लाह न सिर्फ शोला बयान मुकर्रर हैं बल्कि ये हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा इंशाल्लाह यूथ का एसेट साबित होंगे। और मेरा माशाल्लाह ये एजुकेशनिस्ट भी हैं और एक इंशाल्लाह यूथ में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जान जो है वो डालेंगे। तो ये दोस्त हैं हमारे और भी बहुत से दोस्त इंशाल्लाह पार्टी में हमारे काम में शामिल हो रहे हैं। इनवाइट कर लें क्वेश्चन आंसर्स। जी, अब मैं गुजारिश करूंगा मीडिया पर्सन से कि सवाल जवाब मैं करेंगे।